हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फिर गाइस, आज हम देखने वाले हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, जिसे जीएम प्लांट्स भी कहते हैं, है ना। हिंदी में कहते हैं अनुवांशिक रूप से रूपांतरित पौधे। ये जो टॉपिक है ये बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी सेकंड पेपर का टॉपिक है ना। तो फिर इसके बारे में क्या क्या पढ़ेंगे वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, परिचय। सेकंड देखेंगे ट्रांसजेनिक पौधे तैयार करने के उद्देश्य, मतलब किस उद्देश्य से जो है ट्रांसजेनिक पौधे तैयार किए जाते हैं ना। अब वो ट्रांसजेनिक पौधे क्या है वो मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। फिर देखेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों के लाभ, है ना। ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स है या जो जीएम प्लांट्स हैं या जो फसलें हैं, इसके क्या एडवांटेज हैं वो हम देखेंगे, लाभ। फिर देखेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट्स का उत्पादन, इसको प्रोडक्शन किस प्रकार से होता है वो हम देखेंगे। फिर लास्ट में देखेंगे प्रमुख जीएम प्लांट्स, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट जीएम प्लांट्स हैं उसको जो है हम इसमें देखेंगे। तो फिर चलिए सबसे पहले जो है हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखते हैं परिचय में, ऐसे जीव जिसके जीनोम में अन्य जीव के डीएनए या जीन्स का समावेश किया जाता है उन्हें ट्रांसजेनिक जीव का जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहा जाता है ना। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म मतलब अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव जो है कहते हैं, है ना। अब देखिए, ऐसे जीव जिसके जीन या डीएनए में जो है हम किसी अन्य जीव का डीएनए मिला देते हैं ना, तब उससे क्या होता है, एक नया डीएनए बनता है जिससे उस जीव के रूप, आकार या में जो है परिवर्तन होता है। एक प्रकार से बोल सकते हैं कि उसका रूपांतरण हो जाता है ना। तो फिर वो जो रूपांतरित जीव है उसी को ही हम क्या कहेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है कहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। एक बार और समझ लीजिए, कोई हम जीव लेते हैं और उसके डीएनए या जीन में जो है हम किसी अन्य जीव का डीएनए मिला देते हैं जिससे एक नया डीएनए बनता है और उससे जो है उस जीव का रूपांतरण हो जाता है, उसके शरीर में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो फिर उसे हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आगे देखते हैं। जैव तकनीक की इस शाखा को ट्रांसजेनिक्स जो है कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक्स जो है कहते हैं। वे जीन्स या डीएनए जिसे अन्य जीव के जीनोम में स्थानांतरित किया जाता है उसे ट्रांसजीनेसिस जो है कहते हैं। ठीक है, मतलब वो जीन जिसको जो है हम किसी अन्य जीव के डीएनए या जीन्स में जो है स्थानांतरित करेंगे उसी को जो है हम ट्रांसजीनेसिस जो है कहते हैं। ठीक है, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म के प्रोडक्शन की इस प्रक्रिया को जो है ट्रांसजीनेसिस भी जो है कहते हैं। दोनों सेम सेम है। ठीक है, ट्रांसजीनेसिस जो है कहते हैं। इसका जो रिप्रोडक्शन मैं बोल रहा था, इसका जो प्रोडक्शन है वो भी जो है ट्रांसजीनेसिस ही कहलाता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है वो क्या है ना। थोड़ा सा एक बार और देख लीजिए। किसी जीव के डीएनए में अगर हम किसी अन्य जीव का डीएनए मिलाएंगे उससे एक नया डीएनए बनेगा जिससे उस जीव का जो है रूपांतरण हो जाएगा और वही रूपांतरित जीव जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ऐसी फसलें जिसमें अन्य जीवों के जीन या डीएनए पाए जाते हैं ट्रांसजेनिक क्रॉप्स या ट्रांसजेनिक फसलें जो है कहलाती है। इन फसलों में बाह्य जीन के प्रवेश के कारण रूपांतरण हो जाता है, अतः इन्हें आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या जीएम क्रॉप्स जो है कहते हैं। मैंने अभी इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बताया, वही सेम यहाँ पे लिखा है। क्या लिखा है, ऐसी फसलें जिनमें अन्य जीव के डीएनए या जीन्स होते हैं ना, मतलब हम किसी अन्य जीव के डीएनए या किसी अन्य प्लांट के डीएनए या जीन्स को जो है हम किसी अन्य फसल में जो है मिला देंगे, तब उस फसल को हम क्या कहेंगे, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स या ट्रांसजेनिक फसलें जो है कहेंगे। ठीक है, और इन फसलों में जो है हम बाह्य रूप से जीन को प्रवेश करा रहे हैं जिससे जो है उसके आकार में, मतलब डीएनए में परिवर्तन हो रहा है, मतलब उसके फिनोटाइप में भी परिवर्तन होगा, है ना। मतलब उसमें बहुत सारे परिवर्तन आएगा आकार में, रंग में, गुण में, है ना। तो फिर ये सारा कुछ क्या कहलाता है, रूपांतरण कहलाता है ना। तो फिर उसे हम क्या कह देंगे, अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें, है ना, जिसे इंग्लिश में कहेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। आगे देखते हैं। इन ट्रांसजेनिक क्रॉप्स को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा तैयार किया जाता है। अब मैंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आप लोगों को अच्छे से समझाया है। इसमें क्या होता है, एक नया डीएनए बनाया जाता है ना। तो फिर इसी विधि के द्वारा जो है ये जो जीएम प्लांट्स हैं या जीएम जो क्रॉप्स हैं उसको तैयार जो है किया जाता है। अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी नहीं देखे हैं तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं आगे। सेकंड देखते हैं, पर्पस ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोडक्शन, है ना, मतलब किस उद्देश्य के लिए जो है ट्रांसजेनिक पौधे का उत्पादन किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, वो हम देख लेते हैं।
तो फिर देखते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स का प्रोडक्शन विभिन्न उद्देश्यों के लिए जो है किया जाता है। इनमें प्रमुख निम्न है। अब किन किन उद्देश्यों के लिए ट्रांसजेनिक पौधों का प्रोडक्शन किया जाता है वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट है रोग तथा कीट प्रतिरोधी किस्म के प्लांट को उत्पन्न करना, है ना। पहले कैसे वाले प्लांट्स होते थे हमारे पास, जो नॉर्मल होते थे, है ना। उनमें जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता उतना विकसित नहीं होता था, साथ ही उनमें कीटों से लड़ने की क्षमता नहीं होती थी, है ना। लेकिन आजकल जो है कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है अधिक होता है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होता है। तो फिर उसके जीन्स को निकाल करके किसी ऐसे प्लांट जिसका रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम कम है, उस प्लांट पे जो है स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिससे वो प्लांट भी जो है वो उस प्लांट में भी जो है इम्यूनिटी सिस्टम जो है बढ़ जाता है ना। तो फिर इस प्रकार से जो है रोग तथा कीट प्रतिरोधी किस्म के प्लांट को उत्पन्न करना इसका उद्देश्य है, ठीक है। इस उद्देश्य से जो है ट्रांसजेनिक पौधों का उत्पादन किया जा रहा है। आगे देखते हैं अधिक आकर्षण तथा सुगंध युक्त फ्लावर वाले प्लांट्स जो है तैयार करना। पहले जो है नॉर्मल गुलाब वगैरह होता था, लेकिन आजकल जो है जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है वैसे वैसे जो है बहुत सारी वैरायटी आ रहा है ना। तो फिर इस उद्देश्य से भी जो है ट्रांसजेनिक पौधों का जो है उत्पादन किया जा रहा है, ताकि हमें अच्छे अच्छे फ्लावर मिले, साथ ही वो सुगंध युक्त हो, देखने में अट्रैक्टिव लगे। इस पर्पज़ से भी जो है ट्रांसजेनिक प्लांट्स का जो है उत्पादन या प्रोडक्शन किया जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं वातावरण में उत्पन्न होने वाले विषम परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम पौधों का उत्पादन करना इसका उद्देश्य है ना। अब देखिए कुछ पौधे ऐसे होते हैं, पहले तो ये समझिए कि वातावरण में जो है बहुत सारा परिवर्तन होता रहता है ना। कभी ठंड का मौसम आता है, कभी गर्मी का, और कुछ मौसम ऐसे होते हैं जिनमें ठंड और गर्म दोनों होता है ना। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो केवल गर्मी में ही उत्पन्न होते हैं, या गर्मी में ही जो है फल बीज जो है देते हैं, है ना। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो केवल ठंड के मौसम में ही उगते हैं और उसी टाइम पर जो है फल वगैरह देते हैं। लेकिन आजकल वैसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। हम जो है ठंड में जो उत्पन्न होने वाली फसलें हैं या जो पौधे हैं उनको हम गर्मी में भी उगा लेते हैं, और जो केवल गर्मी में उगने वाले प्लांट्स हैं, जो फसलें हैं, उनको जो है हम ठंड के मौसम में भी जो है उगा लेते हैं। क्यों उगा लेते हैं? इसी के कारण, है ना। हम उनमें जो है विषम परिस्थितियों को सहन करने वाले जीन्स को जो है उन प्लांट्स में जो है हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसके कारण जो है वो विषम परिस्थितियों को सहन कर लेता है और हमें जो है अच्छी अच्छी फसलें जो है प्रदान करता है, ठीक है। तो फिर इसका एक उद्देश्य ये भी है कि वातावरण में उत्पन्न होने वाली जो विषम परिस्थितियाँ हैं ना, जो सर्दी गर्मी को सहन सके, उसको सहन कर सके, ऐसी क्षमता का विकास करना जो है इसका उद्देश्य है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा ये वाला लाइन। तो फिर एक बार और पढ़ लेते हैं। वातावरण में उत्पन्न होने वाली विषम परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम पौधों का उत्पादन करना भी जो है इसका उद्देश्य है, पर्पस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लांट्स में गुणात्मक रूप से अधिक अच्छे फल बीज तथा पुष्प का उत्पादन करना भी जो है इसका उद्देश्य है, ठीक है। ये जो जीएम प्लांट्स हैं या ट्रांसजेनिक जो प्लांट्स हैं, इसका पर्पस ये भी है कि हम जो है किसी प्लांट से अच्छे फल, अच्छे किस्म के फल या बीज जो है हम प्राप्त कर सकें, ये भी जो है इसका एक उद्देश्य है, ठीक है। आगे देखते हैं। प्लांट्स में नीफ जीन्स का स्थानांतरण करना, ताकि ये पौधे स्वयं वातावरण में प्रेजेंट नाइट्रोजन का जो है फिक्सेशन कर सकें, है ना। अब यहाँ पे देखिए पौधों पर जो है नीफ जीन्स का जो है स्थानांतरण किया जाता है ना। अब ये नीफ जीन्स क्या करता है, जो वातावरण में जो प्रेजेंट नाइट्रोजन है ना, उसका फिक्सेशन करने में सहायता करता है प्लांट्स को, है ना। तो फिर हम ये जो नीफ जीन्स है इसका स्थानांतरण अगर प्लांट में कर लेते हैं, तो फिर प्लांट जो है वातावरण में उपस्थित जो नाइट्रोजन गैस है उसका फिक्सेशन जो है स्वयं कर लेता है, ठीक है। तो फिर ये इसका पर्पस है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब चलिए देखते हैं थर्ड पॉइंट, एडवांटेज ऑफ जीएम प्लांट्स या जीएम क्रॉप्स, यानी कि जीएम क्रॉप्स के क्या क्या फ़ायदे हैं वो जो है हम देख लेते हैं। फर्स्ट है आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें फसली पौधों में वांछित फिनोटाइप लक्षण उत्पन्न करती है। फिनोटाइप मतलब बाह्य जो परिवर्तन होता है ना, या जो बाह्य जो लक्षण होता है उसे जो हम फिनोटाइपिक लक्षण कहते हैं, है ना। तो फिर जो आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें होते हैं, है ना, वो जो है वांछित फिनोटाइप लक्षण जो है उत्पन्न करती है। आगे देखते हैं। ट्रांसजीनेसिस के द्वारा जीएम प्लांट में विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन उत्पन्न करने वाले
जीन को प्रविष्ट कराया जाता है, जिससे ये फसलें बाद में उस प्रोटीन का उत्पादन करती है ना। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, जब हम जीएम प्लांट्स को तैयार कर रहे हैं, है ना, उस टाइम अगर कोई ऐसा जीन जो प्रोटीन का उत्पादन करता हो, है ना, उस जीन को जो है हम उस प्लांट के डीएनए के साथ जोड़ देते हैं, तब जो प्लांट बनेगा, है ना, तब जब हम उस प्लांट से हम फसल जब लेंगे, तब वो फसल जो है हमें उसी प्रोटीन का उत्पादन करके जो है देता है। वही यहाँ पे लिखा है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ट्रांसजीनेसिस के द्वारा, यानी कि जब हम जीएम प्लांट्स को बना रहे हैं, उस टाइम जो है हम विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन उत्पन्न करने वाले जीन्स को जो है इसमें प्रविष्ट करा देते हैं, यानी कि उसके डीएनए से जोड़ देते हैं, जिससे ये फसलें बाद में जो है हमें उस प्रोटीन का उत्पादन करके जो है देता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। आगे देखते हैं, जीएम पौधों में प्रवेश कराए गए जीन की प्रकृति पोषक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इस प्रकार ये उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं, है ना। अब ये जो हम जीएम प्लांट्स बनाए हैं और इनमें जो जीन्स हमने प्रवेश कराया है ना, उन जीन्स में जो है उस जीन्स की जो प्रकृति है वो जो है पोषक पदार्थों की प्रचुर मात्रा जो है उसमें पाई जाती है ना। तो फिर इस प्रकार से जो है ये उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, फोर्थ देखते हैं, ट्रांसजेनिक पौधों का उत्पादन, है ना, प्रोडक्शन ऑफ जीएम प्लांट्स। इसका प्रोडक्शन जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी तथा डीएनए पुनर्योजन तकनीक द्वारा होता है। इसके लिए दो प्रकार की विधियाँ यूज़ में लाई जाती है या उपयोग में लाई जाती है। फर्स्ट है लीफ डिस्क ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक और सेकंड है प्रोटोप्लास्ट के साथ को कल्टीवेशन तकनीक, है ना। ये जो ट्रांसजेनिक पौधों का जो उत्पादन है गाइस, वो आनुवांशिक अभियांत्रिकी तथा डीएनए पुनर्योजन तकनीक द्वारा होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक द्वारा। फिर जो है इसके लिए जो है दो विधियाँ उपयोग में लाई जाती है ना ट्रांसजेनिक प्लांट का प्रोडक्शन करने के लिए। फर्स्ट है लीफ डिस्क ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक और सेकंड है प्रोटोप्लास्ट के साथ को कल्टीवेशन तकनीक, है ना। अब देखते हैं आगे, सामान्यतया इसके लिए निम्न स्टेप अपनाए जाते हैं, यानी कि जो ट्रांसजेनिक जो प्लांट्स हैं, है ना, उनको बनाने के लिए जो है निम्न चरणों की आवश्यकता होती है, या इन्हीं चरणों को पूरा करने के बाद जो है ट्रांसजेनिक पौधे का उत्पादन होता है। तो फिर फर्स्ट स्टेप क्या है वो हम देख लेते हैं। प्लांट्स में स्पेसिफिक कैरेक्टर को उत्पन्न करने वाले जीन्स की पहचान तथा उसे शुद्ध रूप में प्राप्त करना, है ना। अब देखिए, किसी प्लांट में जो है हमें कौन से विशिष्ट लक्षण चाहिए, है ना। जैसे कि बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, तो फिर उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता हमें उत्पन्न करने वाले जीन्स की आवश्यकता है, या प्रोटीन उत्पन्न करने वाली जीन्स की आवश्यकता है, या सुगंध उत्पन्न करने वाले जीन्स की आवश्यकता है। तो फिर उस एक स्पेसिफिक कैरेक्टर का जो है हमें पहचान करना है कि किस कैरेक्टर का जो है हमें परिवर्तन करना है ना। फिर उसके बाद जो है उस जीन्स का पहचान करके उसे जो है हमें शुद्ध रूप में प्राप्त करना है। ठीक है, तो फिर हमारा फर्स्ट स्टेप होता है किसी प्लांट में स्पेसिफिक कैरेक्टर को उत्पन्न करने वाले जीन्स की पहचान करना, है ना, यानी कि विशिष्ट कैरेक्टर या लक्षण को उत्पन्न करने वाले जीन्स का पहचान करेंगे और उसको जो है शुद्ध रूप में प्राप्त करेंगे। ठीक है, सेकेंड स्टेप देखते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट्स जिसे उत्पन्न किया जाना है के अनुरूप सही तथा उपयोगी वाहक की पहचान करना। अब देखिए, वाहक के बारे में मैंने बता दिया है ना, वाहक के बारे में मैंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब बताया तब मैंने आप लोगों को बता दिया था, है ना। वाहक क्या है, जिसके साथ जो है हमें जीन्स को प्रवेश कराना है ना। जैसे कि कोई प्लांट है, उसमें जो है हमें जीन को इंटर कराना है ना। तो फिर उस जीन्स को जो है हम उसके साथ सीधा इंटर नहीं करेंगे, उसको जो है किसी अन्य के साथ जो है हम मिलाएंगे, उसके बाद जो है उन दोनों को जो है हम उस प्लांट में जो है इंटर कराएंगे, है ना। वैसे किए थे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए में। तो फिर उसी प्रकार जो है यहाँ पर भी जो है एक वाहक की आवश्यकता होगी, जो उस जीन्स को ले करके किसी प्लांट के अंदर जाएगा। ठीक है, तो फिर उस वाहक की फिर जो है पहचान करना है, किसके अनुरूप, जो ट्रांसजेनिक प्लांट है, जिस प्लांट का जो है हम उत्पादन कर रहे हैं उसके अनुरूप, है ना, ताकि जो वाहक है वो उस प्लांट के प्रोडक्शन को जो है हानि ना पहुंचाए, है ना। इस वजह से उसके अनुरूप सही तथा उपयोगी वाहक की जो है हमें पहचान करना है। ठीक है, आगे देखते हैं,
वांछित गुण उत्पन्न करने वाले जीन्स तथा वाहक का पुनर्संयोजन। अब देखिए जो वांछित गुण वाले जीन्स हमने लिया है ना, और जो वाहक है उसको जो है मिलाया जाता है, तो फिर वही क्या कहलाएगा, पुनर्संयोजन कहलाएगा। फिर इसके पुनर्संयोजन के बाद जो उसको प्लांट्स में जो प्लांट्स हम लिए हैं उसके जीन्स में जो है डाल दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, पुनर्योजित डीएनए का पोषक पादप कोशिका में ट्रांसफ़र, है ना। अब ये जो जीन्स हमने लिया है और जो वाहक हमने लिया है उसको मिलाने के बाद जो डीएनए बनेगा उसको जो है पोषक पादप कोशिका में, यानी कि जिस प्लांट में हमें परिवर्तन करना है उसे जो है पोषक पादप कोशिका कहा जा रहा है ना, तो फिर उस प्लांट पर जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, रूपांतरित पादप कोशिका का कल्चर माध्यम पर भिन्नन तथा संवर्धन। अब उसके बाद जो है हम इसको संवर्धित होने के लिए जो है हम छोड़ देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, संवर्धित नेओ प्लांट में वांछित गुणों की उपस्थिति की पहचान। उसके बाद जो संवर्धन होगा उसके बाद जो नया प्लांट बनेगा, है ना, तो फिर उस नए पौधे पर जो है वांछित गुणों की उपस्थिति का जो है हमें पहचान करना है ना। यानी कि जिस लक्षण को हम लाना चाहते थे वो लक्षण आया है, वो स्पेसिफिक कैरेक्टर आया है कि नहीं आया है, उसका जो है पहचान हमें करना है। तो फिर ये जो प्रोसेस है गाइस, ये जो है ये जो जीएम प्लांट्स बनाने का जो प्रोसेस है वो इस प्रकार से है। ठीक है, तो फिर आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर नहीं आया है तो फिर बार-बार देखेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगा, है ना। और एक-एक वर्ड को आप समझोगे तब जो है आपको समझ आएगा। ठीक है, और वीडियो को जो है स्किप मत किया करो, है ना। स्किप करते हो जिससे जो है आपको कुछ-कुछ चीज़ें जो है छूट जाता है और आप लोग को समझ नहीं आता। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर इधर एक और टॉपिक छूट गया है, नेक्स्ट स्टेप है ना, अपेक्षित गुणों से पूरित प्लांट की खेती। अब अगर उसका पहचान हमने कर लिया है, वो कैरेक्टर उसमें उस प्लांट पे उपस्थित है, तो फिर उस प्लांट से जो है हम खेती कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्रमुख जीएम प्लांट्स। तो फिर प्रमुख जीएम प्लांट्स में मैंने यहाँ पे केवल एक ही लिया है। इसका जो अन्य प्रमुख जीएम प्लांट्स हैं वो जो है आप लोग नेट से निकाल कर के लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखना चाहोगे तो फिर जब मैं इसका जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम पे डालूँगा तो फिर वहाँ से जो है आप लोग ले सकते हैं, है ना। तो फिर टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जो है आपको फ्री में जो है नोट्स मिलता है ना। नोट्स का जो है एक भी पैसा नहीं लगता है, आप लोग फ्री में जो है इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर बीटी कॉटन क्या है ये हम देख लेते हैं। यह एक ट्रांसजेनिक प्लांट है जिसे बैसिलस थ्रूरिएंजिएंसिस नामक बैक्टीरिया का एक जीन स्थानांतरित किया गया है। जिसमें किसका इस जीन स्थानांतरित किया गया है, बैसिलस थ्रूरिएंजिएंसिस, है ना। इसका जीन्स जो है इसमें स्थानांतरित किया गया है। यह जीन्स एक प्रोटीन का निर्माण करता है जो लगभग लेपिडियोप्टेरा वर्ग के सभी कीटों के लिए टॉक्सिक होता है, यानी कि जहरीला होता है ना। तो फिर ये जीन्स क्या करता है, एक प्रोटीन का निर्माण करता है जो कि टॉक्सिक होता है, किसके लिए, लेपिडियोप्टेरा वर्ग के सभी कीटों के लिए, है ना। इस जीन्स के कारण कॉटन का प्लांट भी उस जहरीले प्रोटीन, और उस प्रोटीन का नाम है क्राई, है ना। तो फिर क्राई प्रोटीन का निर्माण करता है जिससे कीट इस पर आक्रमण नहीं करते और ये कीट से जो है सुरक्षित रहता है ना। तो फिर इस प्रकार से जो है हम ट्रांसजेनिक पौधों का उपयोग करके कीटों से सुरक्षित कर सकते हैं अपनी फसलों को, साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं और बहुत सारे प्रोटीन का उत्पादन जो है हम इस प्रकार से कर सकते हैं, है ना, ट्रांसजेनिक पौधों का यूज़ करके। तो फिर ये इसके लाभ हैं और आई होप ये टॉपिक आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आया है तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में भी शेयर करेंगे ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और थैंक यू गाइस।